वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी, जिसका कोड है BYCT131। ब्लॉक 1 यूनिट 2 वायरस रेप्लिकेशन। आज का वीडियो इस यूनिट का पार्ट 2 है। आज हम पढ़ेंगे हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। लास्ट वीडियो में हमने एलिस एंड डिलबर्ग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने का रीज़न ये है कि हम वायरस रेप्लिकेशन को अच्छे से समझ सकें कि वो रेप्लिकेशन किस तरह से होता है और क्या क्या स्टेप्स होती है। एलिस एंड डिलबर्ग एक्सपेरिमेंट में हमें 3 फेजेस या स्टेप्स पता चली थी वायरस रेप्लिकेशन की, जिसमें पहला होता है इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा होता है रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ वायरस, एंड थर्ड फेज होता है रिलीज ऑफ मैच्योर वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स। ये हमें पता चला था एलिस एंड डिलबर्ग एक्सपेरिमेंट से। अभी हम पढ़ने वाले हैं हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि परफॉर्म किया गया था 1952 में बाय एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। इन्होंने 2 ऑर्गेनिजम्स पे काम किया था, बैक्टीरियोफेज T2 एंड बैक्टीरिया जो कि था इश्चरेशिया कोलाई या फिर ई कोलाई। सेम दोनों ऑर्गेनिजम्स एलिस एंड डिलबर्ग एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ किए गए थे। सबसे पहले समझते हैं इनका डिज़ाइन, इन्होंने किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 सेट्स बनाए थे, सेट 1 एंड सेट 2। इन सेट्स में इन्होंने सेपरेटली इश्चरेशिया कोलाई को ग्रो किया। एक ऐसे मीडियम में दोनों ही जो ई कोलाई है वो अलग अलग ग्रो हो रहे हैं, और जो दोनों के मीडिया हैं उनमें लेबल ऐड किया गया। सेट 1 में सपोज उन्होंने ऐड किया सल्फर 35 एंड सेट 2 में उन्होंने ऐड किया फॉस्फोरस 32। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव लेबल है, जहाँ प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। सल्फ़र जो होता है वो हमारे अमाइनो एसिड सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बैक्टीरिया इश्चरेशिया कोलाई ऐसे मीडिया पे ग्रो करेगा जिसमें सल्फ़र 35 है, लेबल्ड है, रेडियो एक्टिव है, तो उस बैक्टीरिया में जहाँ पर भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। सेट 2 में क्या होगा, क्योंकि लेबल जो है वो फॉस्फोरस 32 है, फॉस्फोरस डीएनए स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, तो वो जो बैक्टीरिया वहाँ ग्रो हो रहा है ई कोलाई, उसके डीएनए पार्ट में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, वो लेबल आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सेट 1 में क्या है, अगर सल्फ़र यूज़ हुआ है तो जहाँ पर भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा वहाँ रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। जब हम फॉस्फोरस लेवल यूज़ करेंगे उस जगह पे डीएनए वाले पार्ट में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। अब इन दोनों ही सेट्स को इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया। तो जब दोनों सेट्स में T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन होगा तो T2 बैक्टीरियोफेज वहाँ ग्रो होगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, और उस T2 की प्रोजेनीज ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। तो उस T2 में क्या होगा, ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। सल्फर 35 वाले मीडिया में जो T2 बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करेगा, उनके प्रोजेनीज में उनके प्रोटीन कंपोनेंट जो है वो सल्फर 35 लेबल्ड हो जाएंगे, यानी ये T2 बैक्टीरियोफेज कैसा हो गया, सल्फर 35 लेबल्ड। और जो सेकेंड सेट था हमारा, उसमें जो बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए पार्ट में लेबल आ जाएगा और वो बैक्टीरियोफेज हो जाएगा फॉस्फोरस 32 लेबल्ड। इस तरह से हमें 2 लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस मिल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इन लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस को हमें यूज़ करना है फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बैक्टीरियोफेज। अब ये वाला बैक्टीरियोफेज कैसा है, फॉस्फोरस लेबल्ड है, और फॉस्फोरस कहाँ जाता है, डीएनए में, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है फॉस्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए। ये वाले सेट में सल्फर लेबल्ड है और सल्फर कहाँ जाता है, प्रोटीन में। तो जो वायरस है, जो बैक्टीरियोफेज है, उसमें 2 हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है एक प्रोटीन कोट होता है और फिर उसका जीनोम होता है। तो यहाँ पर जीनोम है वो डीएनए है और प्रोटीन कोट है, तो सल्फर कहाँ चला जाएगा, प्रोटीन कोट में, क्योंकि वहाँ प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये जो 2 लेबल्ड हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस हैं, इन्हें अलग अलग सेट्स में फिर से इनको इन्फेक्ट करवाया एक ऐसे ई कोलाई पे जो कि नॉर्मल मीडिया पे ग्रो हो रहा है।
अब उस ई कोलाई में यहाँ जो आपको प्लेट्स नज़र आ रही है यहाँ पर, इन दोनों प्लेट्स में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इश्चरेशिया कोलाई, जो कि नॉर्मल मीडिया में ग्रो हो रहा है, उसमें रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। रेडियो एक्टिविटी किस में है, बैक्टीरियोफेज में। अब इनको इन्फेक्ट करवाया तो ये जो बैक्टीरियोफेज है वहाँ पे ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद उनकी प्रोजेनीज वहाँ पे बनेगी, वायरस बन जाएंगे छोटे छोटे बहुत सारे। अब ये जो प्लेट्स हैं इन्हें सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्यों सेंट्रीफ्यूज करना है, क्योंकि हमें सेपरेट करना है जो बैक्टीरियोफेज है एंड बैक्टीरिया है, उन दोनों को सेपरेट करना है। यहाँ पे इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे कुछ सेटल हुआ है, दोनों ट्यूब्स में नीचे कुछ सेटल हो रहा है, उसे कहते हैं पैलेट, और ऊपर कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही है। तो इस ट्यूब में दो पार्ट हो जाते हैं, जो नीचे सेटल होगा उसे कहेंगे पैलेट, और जो ऊपर फ्लो कर रहा है वो हो गया लिक्विड। तो पैलेट में बैक्टीरियल सेल्स आ जाते हैं और ऊपर जो फ्लोट करेगा वो होगा लिक्विड पोर्शन, जिसमें कि बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट रहेगा। तो जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया और इसकी रेडियो एक्टिविटी चेक करी तो क्या हुआ कि जो रिजल्ट्स मिले वो इस तरह से थे कि ये जो फॉस्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए वाला सेट था उसमें रेडियो एक्टिविटी मिली। मतलब जो प्रोजेनीज थी वायरस की, उन प्रोजेनीज में हमें रेडियो एक्टिविटी मिली। बट जो सेकेंड सेट था जिसमें सल्फर लेबल्ड था 35, उसके वायरस प्रोजेनीज में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ मिली, फॉस्फोरस वाले में, फॉस्फोरस लेबल्ड सेट में, और रेडियो एक्टिविटी हमें सल्फर लेबल्ड सेट में नहीं मिली। ये है ऑब्जर्वेशंस। अब तक हमने जो देखा वो था डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ये था इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हार्शी एंड चेज ने कंक्लूजन निकाला। सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि जो डीएनए कंपोनेंट होता है बैक्टीरियोफेजेस का, वो इंजेक्ट होता है इनटू बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब क्या है कि जब बैक्टीरिया होस्ट को इन्फेक्ट करता है, वायरस होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो वो वायरस का डीएनए कंपोनेंट होस्ट में जाता है, प्रोटीन कंपोनेंट बाहर रह जाता है। प्रोटीन कंपोनेंट रिमेन आउटसाइड, वो बाहर रह गया, वो अंदर नहीं गया, वो पास नहीं हुआ होस्ट के अंदर। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि अभी हमने देखा हमें रेडियो एक्टिविटी किस में मिली, फॉस्फोरस लेबल्ड में, और फॉस्फोरस किसका लेबल है, डीएनए का। तो हमें रेडियो एक्टिविटी मिली, इसका मतलब वो डीएनए पास हुआ होगा, जो वायरस था उसमें से आया वो होस्ट में उसकी प्रोजेनीज बनी और फिर प्रोजेनीज में भी पास हो गया। प्रोटीन बाहर रह गया, इस वजह से वो वायरल प्रोजेनीज में नहीं आया, वहाँ हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। सल्फ़र वाले केस में हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली क्योंकि वो बाहर रह गया, वो होस्ट के अंदर गया ही नहीं था। इस वजह से इन्होंने ये दो कंक्लूजन दिए। और थर्ड कंक्लूजन जो था वो ये था कि T2 बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डीएनए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है या कैरी करता है। तो ये इनका थर्ड कंक्लूजन था। इससे पहले प्रोटीन को कंसिडर किया जाता था एज हेरिडेटरी मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ये तीन मेन ऑब्जर्वेशंस हैं हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसे प्रॉपरली पैराग्राफ वाइज या पॉइंट वाइज आप बना के लिख सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि ये कब परफॉर्म किया, किसने परफॉर्म किया, कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज़ हुए थे। देन आप डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं कि किस किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको कि क्या ऑब्ज़र्व किया। ऑब्जर्वेशन क्या था कि P32 लेबल्ड डीएनए वाले में हमें रेडियो एक्टिविटी मिली वायरल प्रोजेनीज में, जबकि सल्फर 35 लेबल्ड में हमें नहीं मिली। तो ये ऑब्जर्वेशन है। और फिर आपको फाइनली तीन जो कंक्लूजन थे हार्शी एंड चेज के वो लिखना है। इस तरह से ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाता है, पॉइंट वाइज हो जाता है। अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है, जितना भी मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है
तो आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है थोड़ा सा, कंटेंट तो वही रहने वाला है, थोड़ा सा अगर प्रेजेंटेशन आपका ठीक है तो वही प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।